आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। अब तक जो आपने कानपुर के हलीम मुस्लिम कॉलेज और इससे वाबस्ता हाफिज़ मोहम्मद हलीम साहब और उनकी जायदादों के और इनकी इमलाक के बारे में जो कुछ भी सुना है, उस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको फिर एक बार ये बता देना चाहता हूँ कि ये 1980 के बाद जिस तरह से प्रॉपर्टी का बिज़नेस कानपुर में बढ़ा और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की अहमियत समझ में आने लगी, तो साहब एक बड़ा कांड हो गया। कांड ये हुआ कि कानपुर के एक स्वर्गवासी वकील साहब थे, बड़े ज़बरदस्त वकील साहब थे, उनका नाम था नंदलाल जायसवाल। उन्होंने हाफिज़ मोहम्मद हलीम साहब की एक गैर मनकूहा बीवी के साहबजादे, जिनका नाम था नवाब दूल्हा, और जो लोग पुराने लोग अगर इस वक्त ज़िंदा होंगे तो आप उनसे पूछिए नवाब दूल्हा कौन थे। और इनकी एक माशूक़ा थी, जो आजकल लव जिहाद चल रहा है, इसी टाइप का मामला हुआ था। बड़ी ज़बरदस्त इश्क हुआ था। ये एक ब्राह्मण ज़ादी थी, उनका नाम था बिमला। तो ये बहुत सी जायदादें हाफिज़ हलीम साहब की परमट पर थीं, गंगा के किनारे। वो एक बहुत बड़ा एक रिहायशी बंगला था, उसके ऊपर नंदलाल जायसवाल वकील ने अचानक कब्ज़ा कर लिया। अब इसके कब्ज़े के बाद कानपुर में बड़ी उथल पुथल हुई और होगा ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्या हुआ, सब शोर मचा, अखबारबाजी हुई, सब हुई, मगर साहब नंदलाल जायसवाल को कोई ताकत उस बंगले से बाहर नहीं निकाल पाई। उसके पीछे अब जो कानूनी पेचीदगियाँ थी, उनमें अगर मैं जाऊँगा तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। आपसे ये बताना था कि अब हाफिज़ मोहम्मद हलीम साहब के जो वर्सा थे, ख़ास तौर पर महमूद हलीम साहब, जो SM बशीर साहब के साहबजादे, और इनके जो भाई पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे और जो बरतानिया की जिन्होंने शहरियत ले ली थी, शाहिद हलीम साहब, इन दोनों ने सोचा कि ये तो हमारा बंटाधार हो जाएगा हमारी तमाम जायदादों का, लिहाजा इसको किसी तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। तो अब जो इसको डिस्पोज ऑफ करना था, तो ये तो अपना ये बहुत रईस लोग थे, तो ये तो अपनी प्रॉपर्टी का कोई ऑफिस खोल करके बैठ नहीं सकते थे। महमूद हलीम साहब के एक दामाद, उनका नाम है तारिक इब्राहिम, ये बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। इन्होंने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, और जो लोग कुछ नहीं करते वो तो कमाल करते ही हैं। तो इनका कमाल ये था कि इन्होंने हाफिज़ हलीम साहब की तमाम जायदादों की जिस तरह चाहा उसका इस्तेमाल किया, बेचा, और उससे मिलने वाले पैसे से अपनी बड़ी ऐशो इशरत भरी ज़िंदगी गुजार ली, और अभी भी हैं, गुजार रहे हैं। और जो बशीर साहब, जो बशीर लॉज थी स्वरूप नगर की, उसके पीछे का हिस्सा जो है सब खोद खाद उसमें हो रही है, जाके देखिएगा। वो सब इन्होंने पता नहीं कोई गोयल और गुप्ता, कोई बिल्डर है, उनको दे दिए। अब इसके सिलसिले में इस वक्त बात करना फजूल होगा। फ़िलहाल तो हम आते हैं आपको उस हालात की तरफ कि अब साहब उन तमाम जायदादों को बेचने के लिए अब ज़रूरत पड़ी एक मुकामी तौर पर एक बाअसर शख्सियत की, जो इस काम में मुलव्विस हो और ईमानदारी के साथ उनकी जायदाद का पैसा दे सके। ईमानदार और बिल्डर, ये अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल उनके नज़र में जो ईमानदार बिल्डर था वो सामने आया। आप 10-15 दिन से अखबारात में पढ़ रहे होंगे मुख्तार अंसारी, इन्होंने गरीबी के बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, मगर बहरहाल इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया और इन्होंने उन जायदादों के बेचने के लिए कानपुर के वकीलों से मशवरे किए। तो कानपुर के वकील एक से एक धुरंधर और दिन में तारे तोड़ करके आसमान से ला करके इनके पास ताकत है यहाँ के वकीलों को। तो उन्होंने मशवरा दिया और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर हलफ पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तार नामे से और हिबा नामे से, यानी जिसमें जायदाद गिफ्ट की जाती है, उसके तमाम कागजात बनवाए। और उसके बाद बशीर साहब की बगिया, रावतपुर, रोशन नगर,
ये चीना पार्क में बशीर एस्टेट का पूरा हाथा और बहुत सी जायदादें 13 संपत्तियां हैं, उनकी तफसील मैं कभी आपको दूंगा। लेकिन बस ये मोटी मोटे तौर पे इसलिए बता दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जायदादें जो थीं इनकी बिक्री का इनको हक हासिल हो गया और इसमें जो लोग किराएदार थे उनसे किराया वसूलने लगे। लेकिन जब एक ये नए मालिक की हैसियत से किराएदार के तौर पर सामने आए तो बशीर एस्टेट में लोगों ने और उसमें बहुत से लोगों को इन्होंने वहाँ बसाना शुरू किया। जैसे आप नाम सुनते होंगे, एक नाम अखबारों में छपता है कि गुलाम मोइनुद्दीन उर्फ छिद्दन पड़वा और उसका बेटा जामी पड़वा। ये लोग सब मुख्तार अंसारी साहब के फरस्तादा थे और ये सब वहाँ पे इन्होंने अपने आशियाने बना लिए। और ये अब वहाँ के लोग जो गरीब लोग वहाँ बहुत रहते हैं। अच्छा, वो लोग रहते हैं जब बशीर एस्टेट बना था और पहले किराएदार की हैसियत से आए थे। ऐसे लोगों को जब ये पता चला कि अब मालिक कोई और हो गया है, पहले तो उनका वहाँ पे बशीर एस्टेट में एक मुंशी बैठता था, उसके पास एक आराजी थी, एक मकान था, उसका अपना वहाँ पे दफ्तर था और उस दफ्तर का काम ये था कि बशीर एस्टेट में अगर कहीं पे नल ख़राब हो गया है, बिजली नहीं आ रही है, कोई नाली बंद हो गई है, तो वो मैनेजर वहाँ पे थे, वो उनसे जाके वो उस तमाम मामलात को हल करते थे, हर महीने किराया वसूलते थे। मगर अचानक मालूम हुआ उस दफ्तर के ऊपर ढाबा बोल करके उस पर इन सब लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और वो मैनेजर जो है वो झप्पू झैया करते हुए निकल लिया। खैर साहब, और लेकिन साहब एक बात है, जब ये सब होने लगा तो वहाँ के कुछ किराएदारों ने एहतजाज किया और सबसे मुअस्सर एहतजाज करने के लिए जो शख्सियत आगे आई वो एक महिला थी, एक औरत थी, एक लड़की थी, नाम है कैसर जहाँ। इन्होंने कहा कि नहीं, यह जायदाद आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं बिक सकती, यह जायदाद ना आप हिबानामे से बेच सकते हैं, क्योंकि ये जायदाद पाकिस्तान के शहरी शाहिद हलीम साहब को इसका इख्तियार हासिल है और आप उनके ऑन बिहाफ ऑफ हिम ये एनमी प्रॉपर्टी है और इस एनमी प्रॉपर्टी की कोई ख़रीद व फरोख्त नहीं हो सकती और ना इसमें आपको किराएदारी का हक हासिल है कि आप इसको किराएदार, अगर पुराना मुंशी बशीर साहब का मौजूद होता और जिस तरह से वो रसीदें देता था हमको, आप उस तरह की रसीदें अगर वो मुंशी देना शुरू कर दे तो मैं उसको किराया देती रहूँगी। इसमें हो गई बड़ी टसल। अब कैसर जहाँ एक महिला थी, मगर इनके साथ इनके बेहद ही कानूनी दांव पेच से वाकिफ़ और इंतहाई तालीम याफ्ता इंसान और गाज़ीपुर के रहने वाले शफ़ीक़ुल्लाह गाज़ी, ये साहब इनके, क्योंकि इनकी ये साली होती थी, उन्हीं के ख़ानदान में इनकी शादी हुई थी, तो अब साहब ये उनके साथ पैरवी में लग गए। और अब जैसा कि बताया गया है कि वो पिछले 20 साल से ज़ायद अरसे से इस सिलसिले में जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं, इस बीच में बड़े धमाके हुए। यानी राजा महमूदाबाद वाले मामले में हुकूमत ने कब्जाने के लिए जो एनमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, उससे इनको और फ़ायदा मिला। अब ये जो है पूरा मसला अब घुल मिल करके अब इसके ताने बाने ऐसे हो गए कि अब साहब इसमें कस्टोडियन, बम्बई से कस्टोडियन की टीम आई, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेटर आने शुरू हुए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। लेकिन इस कोई कार्रवाई को आगे बढ़ने के लिए गुलाम मोइनुद्दीन और छिद्दन पड़वा और दूसरे लोगों ने जाकर के हाई कोर्ट की बेंच से कुछ स्टे ले लिया, तो वो कार्रवाई धीरे पड़ गई। लेकिन बहरहाल ये बात आ गई कि अब इस कार्रवाई में, इस पूरे तमाशे में ये हुआ कि साहब ये एनमी प्रॉपर्टी है। अब एनमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई और डिक्लेयर होने के बाद फिर अब ये भी हुआ कि बशीर साहब की जो बगिया है रोशन नगर की, उसके लगभग 71 किराएदार और ये जो बशीर स्टेट के जितने भी किराए की पूरे जो आता है, इसकी मिल्कियत कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टोडियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे काम करते हैं, ये अब उन दाखिल खारिज में उनका नाम चढ़ गया। यानी आप सोचिए कि किस तरह से वो लोग जो मतलब
एक अच्छे खासे मकान के मालिक थे, वो किस तरह से अपने हक से देखते ही देखते महरूम हो गए। इस बीच में बशीर साहब के और भी कुछ किराएदार थे। उसमें डॉक्टर जमाल साहब जो मरहूम हलीम कॉलेज में मशहूर शख्सियत थी, कॉमर्स के टीचर थे हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में, अब्दुल हफीज़ साहब मरहूम, उनके साहबजादे डॉक्टर जमाल साहब, वो भी पार्टी बन गए और उन्हीं की FIR हुई है, जिसमें मुख्तार और छिद्दन पड़वा, जामी पड़वा और बहुत से लोग उसमें नामजद हुए। और अब उस FIR की बुनियाद पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये तो आने वाले दिनों में पता ही चलेगा आपको, चूँकि इस वीडियो के साथ साथ हम वो तमाम कतरने भी आपको क्या अक्स भी दिखा रहे हैं कि ताकि आप देखिए अखबारों में क्या क्या छपा है। और अब आने वाले दिनों में अगर जैसा कि मुतालबा किया जा रहा है कि जो होना भी चाहिए था कि कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से यानी प्रशासन की तरफ से अगर कोई FIR होती है तो फिर या तो इन लोगों की गिरफ्तारी होगी या इनको अरेस्ट स्टे लेना होगा या बेल लेनी होगी और ये मामला अदालत में जाएगा। अदालत में जाने के बाद ये वहाँ कितनी देर ठहर पाएगा ये तो आने वाले वक्त में बताया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है इसके साथ ही साथ इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जिन लोगों ने ये सब जायदादें खरीदी, आज भी कोई आदमी जायदाद खरीदता है तो 10, 15, 20, 25, 30 साल का पुराना रिकॉर्ड देखता है। उन लोगों ने देखा था उसमें कहीं कोई ख़राबी नहीं थी, लिहाजा उन लोगों ने ख़रीद लिया। अब ये किराएदार जब अपनी मिल्कियत से महरूम हुए तो अब ये जाएं तो जाएं कहाँ, ये सवाल पैदा होता है। बहरहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुखती रग न्यूज़ जो है, हमारा मकसद जो है, हम पीड़ित के साथ हैं और इसमें पीड़ित पक्ष जो है वो बहरहाल किराएदार है और धोखा देने वाले लोग जो हैं उनके लिए लूट खसूट। यहाँ पे जो आप कानपुर में देखें कि कैसे कैसे लोग बिल्डर बन गए, औकाफ की जायदादों पे एकदम से सब मजदूर टूट पड़े हथौड़ा और ले करके क्या नाम है बड़े बड़े घन, और देखते ही देखते गिरा करके उसको मैदान बना दिया और कब्जा कर लिया। और इन सब के लिए काजी, एक 2-4 काजी हैं कानपुर के, तो ये काजी हैं, इनको ज़मीन का मामला है, इनको कब्र में इनको जो हिसाब देना पड़ेगा उसका तो मामला दूसरा है, हम उसमें करने वाले कौन हैं अल्लाह जाने। बहरहाल ये कि जो कुछ हो रहा है दुखती रख तो आपको इससे बताता ही रहेगा, लेकिन फ़िलहाल हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये जो कानपुर के जो हाफिज़ हलीम साहब की जो शत्रु संपत्तियाँ डिक्लेयर की गई हैं, ये शत्रु संपत्तियाँ कहाँ से हुई? हाफिज़ हलीम साहब ने जब अपना सब कुछ दांव पे लगा करके हलीम मुस्लिम कॉलेज को बना दिया था, उसके बाद बहुत ईमानदारी के साथ ये बात बिल्कुल तय है कि आप बशीर साहब थे, शेख मोहम्मद बशीर साहब SM बशीर, वो जब तक जिंदा रहे वो बराबर का हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज का विज़िट करते थे, उनमें कोई तामीर की ज़रूरत होती थी तो अपने पास से पैसे देते थे और बहुत देख रेख करते रहे थे। और 1974 में 10 अक्टूबर 1974 को जब उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके जो उर्सा थे उसमें महमूद हलीम साहब जो थे उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी ली और वो तो कानपुर के अदीबों और शायरों की बड़ी सरपरस्ती करते थे, बड़े अदबी ज़ौक़ के मालिक थे। बशीर साहब भी थे, उनके बेटे महमूद हलीम साहब भी थे। बशीर लॉज जो था स्वरूप नगर का, वो अदीबों और शायरों की आमाजगाह था। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप साबिक चेयरमैन UP काउंसिल, ये बाबू वीरेंद्र स्वरूप के साहबजादे जिन्होंने DAV कॉलेज बनाया, ये लोग सब बहुत ही मुखय्यर और कानपुर के अदीबों और शायरों की मदद करने वाले और कानपुर के ये जेम्स थे जिनको हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा। बहरहाल अब मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप हलीम कॉलेज आज जाएं तो आपको देखिए आप जा करके वहाँ आपको लगता है आप किसी भूतिया हवेली में जो स्टूडियो होती भूतिया कहानियों की, आप किसी ऐसी जगह पे आ गए। न जाने कितने बरसों हो गए, एक कहीं वो सफ़ेदी नहीं हुई दीवारों पर, सब खुर्ची हुई और लगता है जैसे यहाँ पे जानवर रहते हैं।
वहाँ की क्या नाम है, ना फिजिक्स लैब है, ना केमिस्ट्री लैब है, ना बायोलॉजी लैब है। हम भी वहीं पढ़े हुए हैं, हमने भी वहाँ से हाई स्कूल किया। डॉक्टर महमूद रहमानी, फारूक जैसी, मोहम्मद अनवर, हाजी अब्दुल रहीम साहब के साहबजादे नारा रोड वाले, ये सब हम लोग क्लास फेलो थे। खान कलीम जाहिदी हमारे क्लास फेलो थे। सब एक से एक बड़े लोग थे। लेकिन ये कि आप समझिए कि बहुत अच्छे कॉलेजों में कानपुर के शुमार होता था हलीम कॉलेज। लेकिन आज किस तबाही बर्बादी पे, तो हमारा मकसद यहाँ पे ये कि ये शत्रु संपत्तियाँ कैसे हो गई, ये तो हाफिज़ हलीम की संपत्तियाँ हैं, इसे हलीम कॉलेज को वापस करो, हलीम कॉलेज का इस पे हक है। और ये जो किराएदार हैं, ये पीड़ित हैं, इनके साथ इंसाफ करो। सरकारी कब्जे में जाना है, कानून बन गया है तो कानून कोई खुदा ना खास्ता आसमान से उतरी हुई कोई किताब नहीं है, न गीता है ना रामायण है कि अब इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। कानून है, कानून को सड़क पर आओ, हलीम कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, लड़कियां आए, लड़कियां आए, सब आए, सड़क पर आकर एहतजाज करें और इस कानून को बदलें। और साथ ही साथ ये जो कच्चे चमड़े की बदबू से जो ये इंतज़ामिया कमेटी भरी हुई है, इस बदबू को दूर करें। यहाँ पर एलीट क्लास के लोग इसका इंतज़ाम संभालें। और इंशाल्लाह ये कोशिश दुखती रग की है और दुखती रग इस मुहिम को चला रहा है। और आप लोगों की मदद से हमें उम्मीद है कि हम अच्छे नतीजे हासिल करेंगे, हमें पूरा यकीन है।